बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कंडीशनल ऑपरेटर को। इस ऑपरेटर को जो है आज जिसको हम देखेंगे इसको टर्नरी ऑपरेटर भी कहा जाता है। इससे पहले जो है ना हमने दो ऑपरेटर्स पढ़े थे और पहला वाला जो ऑपरेटर था वो था इससे पिछली वीडियो के अंदर उसको हम कहते थे यूनरी ऑपरेटर। और एक और इसके साथ ही हमने ऑपरेटर पढ़ा था और इससे हमने इसका कंपैरिजन भी किया था और उसका नाम था बाइनरी ऑपरेटर। इन दोनों ऑपरेटर्स के बारे में हमने ये देखा था कि भाई जो इनका नाम है ना उसी को देख के हमें पता चल जाता है कि ये ऑपरेटर हैं क्या और करते क्या हैं। तो उस टाइम पे मैंने ये कहा था कि भाई जो यूनरी है ना इसमें जो वर्ड है ना यूनरी में यूनी का ये बता देता है कि भाई यूनी का मतलब होता है कि वन या सिंगल। ठीक है, तो ये बता देता है कि भाई ये ऑपरेटर सिंगल ऑपरेंड्स के साथ काम करता है। और फिर जो बाइनरी है उसमें जो बाय का लफ्ज़ है जिसका कि मतलब है टू, ये तो वो ये बता देता है कि भाई ये ऑपरेटर दो जो है ना ऑपरेंड्स के साथ काम करता है। इसी तरह आज से हम देखेंगे इस वाली वीडियो में कि टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है। अब टर्नरी का जो लफ्ज़ है ये बेसिकली ड्राइव हुआ है ट्राई के लफ्ज़ से और ट्राई का मतलब होता है थ्री। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये वाला ऑपरेटर तीन ऑपरेंड्स के साथ काम करता है। ठीक है, अब हम ना इसी को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं और फिर एक प्रोग्राम में इसके ऊपर एक कोड लिख के भी हम इसको समझेंगे कि ये कंडीशनल ऑपरेटर काम किस तरीके से करता है। एक और चीज़ जो हमें जानने की ज़रूरत है, एक तो हमने देख लिया कि ये नाम से इसके क्या हमें पता चल रहा है, दूसरा इसको अक्सर कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं क्योंकि ये अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशंस हो ना उनके ऊपर आपने कंडीशन लगानी हो कोई ना कोई कि भाई अगर ये हो जाए तो फिर आपने ये करना है या और अगर ये हो जाए तो इस केस में आपने ये करना है, तो उसके लिए भी आप इस ऑपरेटर को यूज़ करते हैं और वो भी हम करके भी देखेंगे। तो पहले थोड़ा सा जो है ना वो कुछ करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम टर्नरी ऑपरेटर की। तो जैसे कि हमने पहले कहा कि भाई इट वर्क्स विद थ्री ऑपरेंड्स, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है इट इज़ रेफर्ड टू एज टर्नरी मीनिंग थ्री पार्ट्स बिकॉज दे नीड थ्री ऑपरेंट्स और कंपोनेंट। तो भाई इसका नाम जो है वो टर्नरी रखा ही इसलिए गया है क्योंकि टर्नरी का मतलब है कि तीन हिस्सों में, और चूंकि टर्नरी ऑपरेटर को तीन ऑपरेंट्स चाहिए होते हैं तो इस वजह से इसका नाम जो है वो टर्नरी रखा गया है कि वो तीन ऑपरेंट्स के साथ काम करता होता है। ठीक है, ये हो गया सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो टर्नरी ऑपरेटर्स हैं वो बिटवीन द ऑपरेंड्स जो है ना प्लेस किए जाते हैं। जैसा कि हमने यूनरी में देखा था कि यूनरी पहले या तो प्लेस किए जाते हैं ऑपरेंड्स के या बाद में, जबकि बाइनरी और टर्नरी दोनों ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो कि बिटवीन द ऑपरेंड्स प्लेस किए जाते हैं। तो जिस तरह यूनरी था ना तो हम लिखते थे प्लस प्लस ए, तो ऑपरेंड बाद में है जबकि उसका जो ऑपरेटर है वो पहले प्लेस हुआ हुआ है। इसी तरह अगर हम बाइनरी के केस में देखें तो हम लिखते हैं कि भाई सम इज इक्वल टू ए प्लस जो है बी। तो इस केस में भी आप देखें तो यहाँ पे जो है ना वो ऑपरेंड्स जो कि हैं वो आगे आए हुए हैं और जबकि जो ऑपरेटर है वो बिटवीन द ऑपरेंड्स प्लेस हुआ हुआ है। इसी तरह अभी हम टर्नरी के केस में भी देखेंगे कि वो भी बिटवीन द ऑपरेंड्स प्लेस होता है। अब हम देख लेते हैं कि जो टर्नरी ऑपरेटर है उसका सिंटैक्स क्या होता है। ठीक है, तो सिंटैक्स जो है ना टर्नरी ऑपरेटर का वो कुछ इस किस्म का है कि आप पहले कंडीशन बताते हैं, फिर आप लगाते हैं क्वेश्चन मार्क का साइन, फिर आप एक्सप्रेशन बताते हैं वो वाला कि जो अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो वो वाला एक्सप्रेशन रन करेगा, फिर आप कॉलन का साइन लगाते हैं और फिर आप बताते हैं कि भाई अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो ये सेकंड एक्सप्रेशन रन करेगा। अब इससे पहले कि मैं आपको इस सिंटेक्स को थोड़ा और समझाऊं या इसके एग्जांपल्स दूं, इसके पहले इस चीज़ को आसान बनाने के लिए हम अगर इफ़ एल्स के स्टेटमेंट्स को देख लें तो ये वाली स्टेटमेंट्स पढ़ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी क्योंकि ये उसी की एक कंपाउंड फॉर्म है। तो उसके लिए हम एक मिसाल ले लेते हैं। सपोज करें कि भाई आपके घर वालों ने आपको कहा है कि आपने ना मार्केट जाना है और मार्केट से अंडे लेके आने हैं। और उसके साथ उन्होंने आपको ये भी बताया है कि भाई ये जो है ना अगर जो है अंडे उनकी प्राइस जो है वो 200 रुपये से कम की हो या 200 से कम प्राइस हो एग्स की, तो आपने ये करना है कि एक डजन एग्स लेने हैं यानी कि 12 एग्स आपने परचेज करने हैं। और अगर तो उनकी प्राइस 200 रुपीज़ या उससे ज़्यादा की हो तो फिर आपने ये करना है कि भाई आपने जो है वो हाफ डजन एग्स परचेज करने हैं या 6 एग्स परचेज करने हैं। तो इसी स्टेटमेंट को जो कि मैंने अभी आपको बताई इसको मैं इंग्लिश में लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये इंग्लिश में कुछ इस किस्म की हो जाएगी, इफ एग प्राइस इज लेस देन और इक्वल टू 200 रुपीज बाय 12 एग्स। और दूसरा ये था कि भाई अगर तो वो ये इस तरह ना हो या इससे ज़्यादा की हो तो फिर जो है आपने 6 अंडे परचेज करने हैं। तो उसके लिए आप ये कहेंगे कि भाई वरना, मतलब कि एक कंडीशन तो आपने बता दी ना कि भाई अगर तो अंडे जो हैं वो 200 रुपये या उससे कम के हो तो 12 अंडे लेने हैं, वरना जो है 6 अंडे लेने हैं। तो उसके हम इंग्लिश में अब लिख लेते हैं तो वो इस तरीके से होगा, एल्स बाय 6 एग्स।
अब इन्हीं स्टेटमेंट्स को मैं प्रोग्रामिंग की फॉर्म में लिखूंगा कि अगर मैंने सी के प्रोग्राम में यही स्टेटमेंट्स एक प्रोग्राम को बतानी हो तो वो मैं किस तरीके से लिखूंगा। ठीक है, तो वो अब हम देख लेते हैं। वो अब इस तरीके से होगा कि अभी इफ़ की स्टेटमेंट है ना, तो इस तरीके से हम लिखेंगे कि इफ़, ठीक है, अगर, और इसके अंदर अब हम कंडीशन लिखेंगे दो ब्रैकेट्स के अंदर। तो कंडीशन है हमारे पास कि भाई एग प्राइस इज लेस देन और इक्वल टू 200। तो हम एक वेरिएबल होगा हमारे पास एग प्राइस के नाम से, और कंडीशन है कि भाई इट इज़ लेस देन और इक्वल टू 200। ये हमारी कंडीशन कंप्लीट हो गई। आगे इसके सिंटैक्स में ब्रैकेट्स आती हैं, आप ब्रैकेट्स लगा लें, और फिर आपने लिखना है कि भाई नंबर ऑफ एग्स जो हमने बाय करनी है दैट आर 12 एग्स, तो आप एक वेरिएबल में स्टोर करवा दें कि नंबर ऑफ एग्स टू बाय इज इक्वल टू 12। और अब हम लिखते हैं ये एल्स की स्टेटमेंट जो है इसी तरीके से। तो एल्स में लिखा हुआ है कि वरना, कि अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो तो फिर आपने ये करना है कि बाय 6 एग्स। तो नंबर ऑफ एग्स टू बाय, इस केस में हमारे पास हो जाएंगे 6। तो ये बेसिकली हमने उन स्टेटमेंट्स को जो कि वैसे हम वर्बली कह रहे थे या हमारी लैंग्वेज में यूज़ हो रही थी, हमने इनको प्रोग्राम की फॉर्म में लिख दी है। अब इसी प्रोग्राम को हम रन भी करके देखते हैं और हम इसको एग प्राइस देंगे। ठीक है, और वो प्रोग्राम ये करेगा कि उन एग प्राइस को लेते हुए हमारे पास जो है ना वो ये बताएगा हमें कि हमने कितने एग्स जो है ना वो परचेज करने हैं। तो उसके लिए मैंने ये एक प्रोग्राम लिखा है, और इसमें बिल्कुल जिस तरीके से मैंने वहाँ पे लिखा था उसी तरीके से लिखा है, और हम दोनों मिलके इसको अब देख लेते हैं कि भाई हमने सबसे पहले दो वेरिएबल बता दिए, एक तो नंबर ऑफ एग्स टू बाय और एक एग एग प्राइस के नाम से वेरिएबल बना लिया। और एग प्राइस के ऊपर हमने कंडीशन लगा दी कि भाई इफ़ एग प्राइस इज लेस देन और इक्वल टू 200, मतलब कि अगर अंडों की जो प्राइस है वो 200 रुपये या उससे कम की हो तो नंबर ऑफ एग्स टू बाय जो है वो 12 है, तो हमने 12 अंडे खरीदने हैं। और एल्स मतलब कि वरना, मतलब कि अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो तो नंबर ऑफ एग्स टू बाय जो कि है वो 6 है, मतलब कि फिर हमने 6 अंडे खरीदने हैं। ठीक है, इसको आप फिलहाल छोड़ दें, मैंने कमेंट इसीलिए किया हुआ है। इसको आप छोड़ दें, अगली लाइन पे आ जाएं तो ये बताएगा कि भाई हमें प्रोग्राम रन होके कि भाई आपने कितने अंडे जो है ना बाय करने हैं, उसके लिए हमने एक प्रिंट की स्टेटमेंट लिख दी है। तो ये हमें समझ आ गई। अब हम इसको रन करते हैं। तो अभी हमने एग प्राइस रखी हुई है 190। तो चूंकि ये 200 से कम है तो इसको कहना चाहिए कि भाई 12 अंडे आप खरीदें। तो देखें वो कह रहा है कि भाई यू हैव टू बाय 12 एग्स। ठीक है, अब हम ये करते हैं कि भाई एग प्राइस जो कि है उसको हम 200 से ज़्यादा रख देते हैं, मसलन 230 की प्राइस अगर मैं रख दूं। और अब जो है ना मैं हम इसको रन करें तो ये हमें बता रहा है कि भाई यू हैव टू बाय 6 एग्स। ठीक है, ये अब छोटी सी हमने एक मिसाल देखी है इसमें हमने ये समझने की कोशिश की है कि इफ एल्स की स्टेटमेंट किस तरीके से काम करती हैं। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि इन्हीं इफ एल्स की स्टेटमेंट्स को आप जो है वो एक्सट्रेपोलेट करके या एक्सटेंड करके आप इसको उस तरीके से कैसे लिख सकते हैं कि कंडीशनल ऑपरेटर्स की फॉर्म में आप इनको लिखें। ठीक है, तो बेसिकली जो कंडीशनल ऑपरेटर है ना, जो टर्नरी का ऑपरेटर है, वो इस तरह की इफ एल्स की स्टेटमेंट के लिए ही लिखा होता है। और वो करता सिर्फ ये है कि जो आपकी कंडीशन थी ना उसको स्क्वीज डाउन कर देता है, मतलब कि एक लाइन के अंदर ही आप वो कंडीशन लिख लेते हैं। अब वो कैसे, कि भाई अभी जब हमने इफ की कंडीशन स्टेटमेंट लिखी थी तो उसके अंदर कंडीशन ये थी कि नम इफ एग प्राइस इज लेस देन इक्वल टू 200। तो यहाँ पे पूछ रहा है कंडीशन, तो आप कंडीशन लिख दें कि भाई एग प्राइस इज लेस देन इक्वल टू 200। ठीक है, आगे वो कह रहा है कि भाई सिंटेक्स का हिस्सा ये है कि आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है, तो जो सिंटेक्स की चीज़ें आप उनको ऐसा ही लिख दें कि आपने इधर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहा है कि एक्सप्रेशन नंबर 1 आपने लिखना है। एक्सप्रेशन नंबर 1 वो है कि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हुई तो क्या करना है। तो ट्रू हुई तो हमने ये करना था कि भाई अगर एग प्राइस लेस देन इक्वल टू 200 हो तो नंबर ऑफ एग्स टू बाय हमने 12 लिख देने थे, तो आप यहाँ पे लिखते हैं कि भाई 12, के भाई ट्रू के स्टेटमेंट में उसकी क्या वैल्यू होगी। और आगे फिर से एक सिंटेक्स का हिस्सा आ गया, तो सिंटेक्स के लिए वो कह रहा है कि आगे आपने कॉलन लगाना है तो हम कॉलन लगा देंगे। और उसके बाद वो कह रहा है कि सेकंड एक्सप्रेशन वो होगा कि जो ये बताएगा कि भाई अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो तो आपने फिर क्या लिखना है। तो भाई अगर एग प्राइस लेस देन और इक्वल टू 200 ना हो, मतलब कि इससे ज़्यादा होगी फिर, और ज़्यादा के केस में हमने कहना था कि नंबर ऑफ एग्स टू बाय जो है वो 6 है, तो इधर आप लिख दें 6। और फिर जो है ना अगला वही अगेन वो सिंटेक्स का हिस्सा ये है कि आपने यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना है। ठीक है, तो अब ये वाली जो कंडीशन हमने पहले लिखी थी ना, वो इस सारा जो इफ एल्स था ना वो इस वाले स्टेटमेंट के अंदर इनक्लोज हो गया। ठीक है, बस आपने अब करना ये है कि ये सारी स्टेटमेंट एक वैल्यू रिटर्न करेगी, मतलब कि यहाँ ये 12 रिटर्न करेगी,
या ये 6 रिटर्न करेगी। आपने उसको 12 को या 6 को एक वेरिएबल में स्टोर करवाना है, तो इसलिए आप एक वेरिएबल बना लेंगे और यहाँ पे आप उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लिख देता हूँ कि भाई जो हमारा वेरिएबल कौन सा था जिसमें हम स्टोर करवाना था, वो वेरिएबल था नंबर ऑफ एग्स टू बाय। तो यहाँ पे आप लिख देंगे नंबर ऑफ एग्स टू बाय और इसके बाद इक्वल टू साइन लगाएंगे। तो ये इसमें अब अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो 12 जो है वो इसमें चला जाएगा, जबकि अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो 6 जो है वो इसमें चला जाएगा। अब इसी चीज़ को मैं प्रूव भी करता हूँ उसी वाले प्रोग्राम से। और उस प्रोग्राम में अब हम ये करेंगे कि हमने जो पहले सारा लिखा हुआ था ना इफ एल्स की स्टेटमेंट से, वही सारा जो है ना अब हमने एक लाइन में भी लिखा हुआ है और एक लाइन में अब हम उसको रन करेंगे। इससे ऊपर जो हमने लिखा हुआ है सारा इफ एल्स की स्टेटमेंट में, इसको हम ना कमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कमेंट कर दिया और ये जो कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर लिखा हुआ था हमने, इस वाले ऑपरेटर से अब हम इसको रन करेंगे। तो इसको एक बार पहले देख लें दोबारा से कि ये हुआ क्या है। कि जो यहाँ पे वेरिएबल था जो कि कंडीशन के अंदर आ रहा था, सबसे पहले आपने वो लिख लेना है, इक्वल टू डाल लेना है कि भाई अब जो भी कंडीशनल स्टेटमेंट जो रिटर्न करेगी वो आपने इसमें स्टोर कराना था। ठीक है, नेक्स्ट जो है ना जो आपकी कंडीशन थी जो इफ एल्स के केस में ये आपकी कंडीशन थी ना, तो इधर आपने वो कंडीशन लिख ली। ठीक है, और अब आपने ये करना है कि भाई अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो ये वाली वैल्यू देनी है, तो इस वाले में यहाँ पे थी ये वैल्यू। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो इसको आपने ये वाली वैल्यू देनी थी, तो अगले आपने फॉल्स वाली वैल्यू इधर लिख दी। तो सिंपल अगर समरी में बताऊं तो ये क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क से पहले पहले क्या आना है कि जो कंडीशन है आपकी क्वेश्चन मार्क के बाद आएगा कि भाई कंडीशन अगर ट्रू हो तो क्या कर कौन सी वैल्यू आपने असाइन करनी है। और उसके बाद सेमी कॉलन कॉलन आएगा और उसके बाद ये आएगा कि भाई अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो आपने कौन सी वैल्यू असाइन करनी है। और अब फिर जिस भी वेरिएबल को आपने ये वैल्यू असाइन करनी है एंड रिजल्ट पे आप इक्वल टू लगा के इस साइड पे वो वेरिएबल लिख दें। तो अब हम दोबारा इस कोड को रन करते हैं और अब हम ना एग प्राइस पहले हम रख लेते हैं 180, जो कि बेसिकली लेस देन 200 है। तो इस केस में अगर हम प्रोग्राम रन करें तो उसको कहना चाहिए कि भाई वी हैव टू बाय 12 एग्स। तो भाई देखें वो कह रहा है कि भाई आपने जो है ना वो 12 एग्स बाय करने हैं, क्योंकि एग की जो प्राइस है वो लेस देन 200 है। और जो सेकंड हमारे पास केस था कि भाई अगर एग प्राइस जो कि है दैट इज ग्रेटर देन 200, या तो हम उसके लिए 240 की प्राइस रख लेते हैं। अब हम इसको रन करते हैं तो भाई अगर ग्रेटर हो प्राइस तो इस केस में उसको कहना चाहिए था कि भाई नंबर ऑफ एग्स टू बाय जो है वो 6 हैं, तो वो हमें कहे कि भाई 6 एग्स बाय करो। तो देखें अब वो कह रहे हैं कि भाई यू हैव टू बाय 6 एग्स, इसका मतलब है कि प्रोग्राम ठीक रन कर रहा है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि भाई टर्नरी ऑपरेटर होता क्या है और ये किस तरीके से जैसे इफ एल्स की स्टेटमेंट्स होती हैं इनको इनक्लोज करके ना एक सेंटेंस के अंदर लिख लेते हैं। तो यूजुअली वैसे मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मोस्टली आप इस स्टेटमेंट को जब आप कोड लिखेंगे तो यूज़ नहीं कर रहे होंगे। हाँ, अगर आप बहुत जब एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे और उस टाइम पे आप ना इस तरह की कुछ छोटी स्टेटमेंट्स लिखा करेंगे आप इफ एल्स की जगह पे, वैसे मोस्टली इफ एल्स की स्टेटमेंट ही यूज़ होती हैं। ठीक है, अच्छा अब ये हमने ये करना है कि हम ना एक ना प्रोग्राम और लिख लेते हैं इसी के ऊपर, ताकि जो ये वाली स्टेटमेंट्स है आप टर्नरी ऑपरेटर की इनको आप अच्छे तरीके से समझ जाएं। तो हम एक प्रोग्राम इस चीज़ के लिखते हैं कि जो ना दो हमारे पास इनपुट्स लेगा यूज़र से और बताएगा कि इनके अंदर से बड़ा वाला नंबर कौन सा है। ठीक है, तो हमने दो अगर इनपुट्स लेनी है तो मैं दो वेरिएबल्स बना लेता हूँ। तो मेरे दो वेरिएबल्स हैं ए और बी। ठीक है, अब मैंने ये यूज़र से इनपुट लेनी है तो मैं यूज़र को पहले एक स्टेटमेंट उसको प्रिंट करवाते हैं हम, और उसको कहते हैं कि भाई एंटर प्लीज़ एंटर टू नंबर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहते हैं प्लीज़ एंटर टू नंबर्स। अब जो है ना इन नंबर्स को हम स्कैन एफ से यूज़र से इनपुट ले लेंगे। तो स्कैन एफ में हमने उसको ये बताना है कि भाई दो वेरिएबल्स आएंगे इनपुट पे स्पेस के साथ सेपरेट हुए हुए। तो आगे आप उनका एड्रेस दे दें। तो एंड ए आप लिखेंगे तो भाई पहला जो वेरिएबल है वो ए में चला जाएगा और जो दूसरा वेरिएबल है वो बी में स्टोर हो जाएगा जाके। ये हमने इनपुट ले लिए दो नंबर्स। अब हम इन नंबर्स का निकालते हैं कि इनमें से लार्जर नंबर कौन सा है। तो एक मैं इधर वेरिएबल और बना लेता हूँ लार्जर के नाम से। ठीक है, और लार्जर के अंदर अब हम स्टोर ये कराएंगे कि इनमें से जो सा बड़ा नंबर है। तो उसके लिए मैं कंडीशन ये लगाऊंगा कि अगर ए ग्रेटर देन बी हो तो ए लार्जर है, वरना बी लार्जर है। तो कंडीशन हमारे पास क्या आ जाएगी कि भाई इफ ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, ये हम क्वेश्चन मार्क आ जाएगा आगे। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो इसका मतलब ये होगा कि ए लार्जर है। तो लार्जर में हम जो चीज़ स्टोर करना चाहेंगे वो ए है। और आगे हम कॉलन लगाते हैं और अब हमने ये बताना है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो लार्जर में क्या स्टोर करना है। तो अगर ए ग्रेटर देन बी फॉल्स हो, इसका मतलब ये है कि बी बड़ा है। तो बी को फिर हमने लार्जर में स्टोर करना है, तो इसलिए कॉलन के बाद हम लिखेंगे बी और ये आ जाएगा सेमी कॉलन। तो लार्जर में अब हमारे पास चला जाएगा इनमें से जो भी बड़ा नंबर है। एक बार रिवाइज अगर इसको रिविजिट करें तो ये है कि भाई पहले कंडीशन मैंने लगाई कि भाई क्या ए ग्रेटर देन बी है।
तो उसने चेक करेगा कि भाई ए ग्रेटर देन बी है या नहीं। अगर तो ये ट्रू हो तो इसका मतलब ये है कि ए जो है उसकी वैल्यू बड़ी है बी से। तो फिर हम ट्रू के केस में कौन सी वैल्यू असाइन करना चाह रहे हैं, लार्जर को ए की वैल्यू असाइन करना चाह रहे हैं क्योंकि ए बड़ा है। और अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो तो इसका मतलब ये है कि भाई ए ग्रेटर देन बी अगर नहीं है तो वो उसका मतलब ये होगा कि बी बड़ा है। तो इन केस ऑफ के ये स्टेटमेंट फॉल्स हो तो हम कौन सी वैल्यू असाइन करना चाह रहे हैं लार्जर को, तो हम जी बी की वैल्यू असाइन करना चाह रहे हैं लार्जर को। अब हम इसी से जो है वो प्रिंट करा लेते हैं कि भाई जो लार्जर नंबर है वो कौन सा है। तो मैं एक प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिखता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि द लार्जर वैल्यू इज और परसेंटेज डी, और इसकी जगह के ऊपर जो है ना हम लिख देते हैं कि लार्जर के अंदर जो भी वैल्यू है उसको यहाँ पे ये प्रिंट करवा दे, और कर्सर को हम नेक्स्ट लाइन पे ले जाते हैं। अब मैं F11 प्रेस कर रहा हूँ कंपाइल एंड रन के लिए। तो ये हमने प्रेस कर दिया, तो अब पूछ रहा है कि भाई दो नंबर्स बताएं। तो मैं इसमें दो नंबर बताता हूँ 24 और 78। एंटर किया तो कह रहा है कि भाई जी लार्जर वैल्यू इनमें से 78 की है। इसी तरीके से एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैं इसको बताता हूँ कि एक नंबर है मेरे पास 350 और दूसरा नंबर है 164। ठीक है, तो इनमें से कह रहा है कि अभी जो लार्जर नंबर है मेरे पास वो 350 का है। तो बिल्कुल वैसे ही रन कर रहा है जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इसको।